हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएम एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीबीएसई का सबसे बड़ा यूनिट जो कि है यूनिट 2 हमारा कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप अगर आगे जाकर आईआईटी जेई के भी जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये कैलकुलस यूनिट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो टॉपिक है वो आपके फिजिक्स में भी बहुत सारे जगहों पर लगाए गए हैं। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आपको पता होगा जो हमारा मार्किंग सिस्टम है वहाँ से ओनली कैलकुलस ही हमारा 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इसे हमें पूरा कॉम्प्लीटली सीखना पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसे मैं यहाँ पर सारे जो जितने टॉपिक्स हैं, जो कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक हैं आपको पता होगा। तो पहले तो है कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद है डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी है, इंटीग्रेशन के बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, और सबसे आखिर में क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतने सारे टॉपिक हैं कैलकुलस के अंदर, तो हम एक के बाद एक सारे कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आज हम मेरे चैनल पे पहले विजिट किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको बाकी मेरा वीडियो आपको चाहिए तो आई टैब पर जाके आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बाद फिर आगे जाकर फिर डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद जो जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाला हूं मैं। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले आपको कुछ कुछ जो कि है क्लास 11 के टॉपिक्स वो आपको पहले आना चाहिए, उसके बाद ही आप ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन आपको आसान लगेगा। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको क्लास 11 का क्या क्या टॉपिक जानना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले। तो आपको तो पहले फंक्शन के बारे में आपको फंक्शन के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए पूरा। अगर आपको फंक्शन पता नहीं है फिर भी जो फंक्शन के कुछ कुछ डेफिनेशंस है वो यहाँ पर यूज होते हैं। मेनली टाइप्स ऑफ फंक्शन में से कुछ फंक्शन यहाँ पर यूज होते हैं। तो जो है फंक्शन के टाइप्स में से एक तो है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। और एक है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सब आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये पढ़ोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद फिर और एक फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, और एक हमारा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। इन फंक्शंस के डेफिनेशन को पहले तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसे हम यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये टॉपिक आने से पहले ये डेफिनेशन थोड़ा क्लास 11 से बुक से हो या जो भी आपके पास नोट है वहां से आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन को आएंगे। तो फिर ये तो हो गया डेफिनेशन फंक्शन का पार्ट। अब आते हैं और भी कुछ क्लास 11 के टॉपिक हमें चाहिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए। तो वहां नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत ही काम का टॉपिक क्लास 11 का था वो चाहिए, वो है हमारा लिमिट्स। हमने क्लास 11 में ये भी पढ़ा है लिमिट्स। ये तो हम यहाँ पर सब क्वेश्चन पर यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए लिमिट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट्स में आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। एक फंक्शन का लिमिट कोई भी एक पॉइंट पर कब एग्जिस्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसे कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और लिमिट फाइंड कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। और कुछ फॉर्मूला थे हमारे पास जो कहाँ पर लिमिट्स पर, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया। ये पहले आपको अगर पूरा क्लियर कॉन्टिन्यूटी सीखना है
तो पहले आप ये जो मैंने जितने टॉपिक बोला वो आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर ये पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये टॉपिक। नहीं तो आप बहुत सारे जगहों पर फिर से आपको वो जो क्लास 11 के टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो कर लीजिए। तो फिर भी मैं यहाँ पर कुछ लिमिट्स, जो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है वो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर लेता हूं और थोड़ा बता देता हूं। देखिए, हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये कब होता था? यहाँ पर जो l है वो एक फाइनाइट रियल नंबर है, इनफाइनाइट नहीं, एक रियल नंबर है वो। तो ये कब होता था? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। इसका मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है, अगर हम x को a के पास लेते हैं, टेंड्स टू मतलब नॉट इक्वल टू a, ये आपको पता होना चाहिए। टेंड्स टू मतलब नॉट इक्वल टू ए, एक्स को हमें ए के पास लेना है, ए के साथ इक्वल नहीं करना है। ठीक, तो अगर हम एक्स को ए पर लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू किसके पास जाता है? अगर हम एक्स को ए को के और अप्रोच करते हैं तो जो एफ एक्स हमारा फंक्शन होगा वो किसके पास जाएगा? इसे ही हम लिमिट कहते हैं, रॉफली कहने जाए तो। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो ये कब होता है, ये फिर एक और एक क्वेश्चन है, कब होता है? अगर इसका क्या होना चाहिए, इस जो a पर है वो a पर फंक्शन का पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कहते हैं, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट करने के बाद फिर क्या होना चाहिए, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट निकला होगा वो दोनों फिर इक्वल होना चाहिए। तभी जाकर हम क्या कह पाते थे कि वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और दोनों अगर मान लीजिए LHL RHL, जो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट उसे LHL कहते थे और राइट हैंड लिमिट जो था उसे RHL कहते थे। तो LHL RHL अगर दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल भी हो जाएं और दोनों मान लीजिए दोनों फिर दोनों का वैल्यू मान लीजिए L निकला है, तो हम वहां पर क्या कह सकते हैं, नहीं, वहां पर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन भी लिख लेता हूं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं लिमिट डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ जस्ट जो डेफिनेशन यहां पर हमें यूज आने वाले हैं वो आपको मैं यहां पर लिख लूंगा। तो देखिए, लिमिट LHL का डेफिनेशन क्या था, उसे लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, याद है, a माइनस, माइनस मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, इसका डेफिनेशन क्या था, इसे हम लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक, तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या था, राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ a प्लस h। ठीक, यही था हमारा राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो हम कब लिमिट एक x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा बोलते थे, अगर हमारे पास क्या हो, पहले LHL एंड RHL दोनों तो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, LHL एंड RHL पहले तो ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर एग्जिस्ट करने के बाद सेकंड कंडीशन हमारा क्या था, LHL फिर क्या होना चाहिए, RHL के साथ इक्वल होना चाहिए। LHL एंड RHL दोनों इक्वल होना चाहिए। सिर्फ इक्वल होने से नहीं चलेगा, फिर इक्वल होकर अगर वो L आता है तब जाकर हम कह पाते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ठीक, तो यही था लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l कब होता है। ठीक, तो यहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चन में यही लेफ्ट हैंड लिमिट, यही राइट हैंड लिमिट, इसे यूज करने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर
और एक आपको ये क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, और एक में यहाँ पर देखिए मैं एक नोट बोलता हूं। अगर x टेंस टू a, यहां पर मान लीजिए अगर हम fx के प्लेस पर अगर x का वैल्यू a पुट करते हैं, वहां पर ऐसा भी केस हो सकता है वहां पर a पर वो फंक्शन एग्जिस्ट करे ही ना। मतलब जैसे मान लीजिए fx हमारा है 1/x-1, 1/x-1, तो यहां पर क्या होगा, जब 1 पुट करोगे तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहां पर ये भी बोल सकते हो, ये जो 1 यहां पर x इज इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब ये डोमेन जो होगा इस फंक्शन का, डोमेन रेंज, वो भी हमने क्लास 11 फंक्शन में पढ़ा है। तो इसका जो डोमेन होगा वहां पर तो 1 होगा ही नहीं, आर डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x निकाले वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हम गारंटी नहीं दे सकते। यहां अगर 1 पुट करने पर अनडिफाइन आता है तो लिमिट वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम नहीं कर सकते, कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है x इज इक्वल टू 1 पर अनडिफाइन हो फंक्शन, पर वहां पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालें वो दोनों निकल सकता है, और निकलने के बाद ये भी हो सकता है वहां पर लिमिट निकलने के बाद फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो, इसे मैं बताने के लिए एक डायग्राम कर लेता हूं, आपको थोड़ा आसानी होगी चीजें समझने में। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है हमारा fx, ये सारे जो लिमिट के कॉन्सेप्ट है ये हम यहां पर यूज करेंगे, इसीलिए मैं इसे डिटेल आपको बता रहा हूं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा fx है, ये हमारा मान लीजिए fx है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। और ये नीचे मान लीजिए ये हमारा a है, x का वैल्यू a, और ये जो मैंने यहाँ पर सर्किल बनाया है इसका मतलब a पर फंक्शन अनडिफाइन है। जैसे मैंने यहां पर बोला x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन अनडिफाइन है। तो यहां पर मान लीजिए ये जो गैप है इसके सीधे सीधे यहां पर इसका वैल्यू सपोज मान लीजिए यहां पर 7 है, ठीक। तो देखिए यहां पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां पर क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, वो हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर हम a को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो वहां पर देखिए fx भी क्या होगा, ये आकर यहां पर किसके वैल्यू के पास आएगा, 7 के पास आएगा। तो हमें लिमिट x टेंस टू a माइनस निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लिमिट x टेंस टू a प्लस निकालें fx, आप थोड़ा डायग्राम पर देखिए आपको क्या मिलेगा ये भी पता लग जाएगा। तो देखिए अगर हम राइट से यहाँ पर x a के और अप्रोच करते हैं तो fx हमारा क्या होगा, वो फिर से 7 के पास आएगा, फिर से वो क्या होगा, 7 के पास आएगा। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x हमें क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 7। तो ये आपको यहां पर ये बात को नोट करना है और आपको ये ध्यान देना है। यहां पर देखिए ये फंक्शन a पर अनडिफाइन था, जब हमने a पुट किया तो फंक्शन अनडिफाइन हुआ। a तो एक ऐसा पॉइंट है जहां जो कि फंक्शन के डोमेन पर है ही नहीं, फिर भी यहां पर हमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो मतलब जब हम एक फंक्शन का लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे और फाइंड करते हैं, वहां पर ऐसे भी केस हो सकता है जहां पर जो पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं वहां पर वो फंक्शन एग्जिस्ट करे ही ना, पर जब हम लिमिट निकालते हैं लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन का वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट करे ना करे इसका कोई गारंटी नहीं है, पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं यहां पर फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन पर यूज करने वाला हूं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये सारे एलजेब्रा पढ़े थे, वो कुछ फार्मूला हमने पढ़े थे क्लास 11 में,
तो उसे हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो इसीलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे जाकर आगे बहुत सारे जगहों में यूज करने वाला हूँ, और कहीं कहीं और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, पर जब मैं वो करूंगा आपको बता दूंगा। तो आप इसे जितने भी मैंने ये सारे एलजेब्रा हैं और वो सारे कुछ फॉर्मूले हैं, उसे आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो पहले हम क्या सीखेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक फंक्शन हमारे पास है, वो फंक्शन एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होगा, ये हम सीखेंगे। तो देखिए, ये जो इसका जो भी डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन लिखा ही नहीं है यहाँ पर, हम डेफिनेशन खुद ही लिखना सीखेंगे। चलिए मेरे साथ पूरा लास्ट तक बने रहिए, आपको डेफिनेशन खुद भी आप कैसे लिख सकते हो ये भी आपको पता चल जाएगा। और आप ऐसे में यहाँ पर ये जो 3 डायग्राम मैंने यहाँ पर किए हैं, इसके हेल्प से ही हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ये आपको थोड़ा ये जो लैंग्वेज लिखा गया है वहां से भी आप डेफिनेशन पता कर सकते हो, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, अगर हम एक फंक्शन को प्लॉट करने जाएं, प्लॉट करने मतलब ग्राफ करने जाएं, अगर हम उसे ग्राफ करने वक्त अगर हम ऐसे ग्राफ करते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे ग्राफ कर लिया एक फंक्शन, या ये आप देखा यहाँ पर मैंने जब भी ग्राफ किया, मैंने जो मार्कर था उसे कॉन्टिन्यूअसली चलाते गया, उठाया ही नहीं। तो मतलब ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है ये। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, ऐसे, तो आप यहां पर बोलोगे कि सर ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ आपने नहीं ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और वो जो ऊपर वाला है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो कॉन्टिन्यू चलता रहता है उसे ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हमारा रफ डेफिनेशन है, ऐसे तो हम शो नहीं कर सकते ना, ये मैंने जस्ट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताया कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक पॉइंट पर कब कॉन्टिन्यूअस हो। ये तो देखोगे तो ये एक इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे यहां से यहां तक, पर इसके आगे ये कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो ये खत्म हो गया है। ठीक, तो अब इसलिए हम पहले ये सीखने वाले हैं कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होता है, एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर कब होता है, तो देखिए जैसे यहां पर देखिए, यहां पर x इज इक्वल टू सी पर, x इज इक्वल टू सी पर मान लीजिए इसका सीधा यहीं पर, यहां पर मान लीजिए वैल्यू है हमारा मान लीजिए 7। ठीक, तो देखिए यहां पर ये फंक्शन आपको ये ग्राफ से ही पता लग गया होगा कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर, अगर आपको मैं पूछूं x इज इक्वल टू सी पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर है। आपने तो अभी बोला था कि वहां पर वो गैप होना नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। पर देखिए यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है, वहां पर कहीं भी गैप नहीं है, और जो हमने जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं x इज इक्वल टू सी, उसके सीधा तो गैप ही है ही नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन f(x) जो है हमारा, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर। ठीक, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूं यहां पर, ये f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कहां पर कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो अब आता है ये सवाल कि अगर x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन जो पॉइंट पर जब कॉन्टिन्यूअस होगा उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा क्या, हम क्या मैथमेटिकली क्या कैलकुलेट करने पर हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन यही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए वो भी सीखते हैं। आप यहां देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले उसका काउंटर साइड अगर आपको पता लग गया तो आप डेफिनेशन भी आपको पता चल जाएगा कि एक पॉइंट पर फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 फिगर बनाए हैं, दोनों फिगर आप देखोगे तो दोनों लगभग एक टाइप की फंक्शन है, बस वहां पर छोटा सा एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर
मैं, हाँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक सर्किल बना है, सर्किल बना है, इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफाइन नहीं है। यहाँ पर देख रहे होगे एक सर्किल बना है, मतलब ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफाइन नहीं है। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको, आप देख पा रहे होगे कि ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि वहां पर गैप हो गया है। गैप हो गया है मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, कॉमन आइडिया ये। ठीक, तो अब इसे थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x कितना होगा ये अगर आपको पूछूं, तो आपने यहाँ पर एक चीज तो नोटिस की है, जो है एफ ऑफ सी यहाँ पर अनडिफाइंड है पहले केस पर। पहला पॉइंट जो ये जो फिगर है, फिगर 1 में नाम दे देता हूं इसे, और ये फिगर 2। तो फिगर 1 पर हम ये देख पा रहे हैं एफ ऑफ सी हमारा अनडिफाइंड है। एफ ऑफ सी वहां पर एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफाइन हो ही नहीं रहा है। फिर अब देखते हैं लिमिट क्या हो रहा है, सी पर अनडिफाइन हो रहा है ये तो हमने देखा, फिर देखते हैं लिमिट क्या हो रहा है। तो देखिए लिमिट यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लिमिट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें वो हमें 7 मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स 7 के पास चला जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट अगर निकालें वो भी हमें क्या मिलने वाला है, 7 ही मिलने वाला है। तो हमने अभी मैंने बताया था लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, LHL RHL दोनों मिलना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए, और दोनों इक्वल होने के बाद जो आएगा वही लिमिट, वहां पर लिमिट का वैल्यू, फंक्शन का लिमिट का वैल्यू वही होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 7 मिला। ठीक, तो देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, पर भी ये फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हमने ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कहीं पर अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता हो, इसका मतलब ये हम वहां पर गारंटी नहीं दे सकते कि वो फंक्शन वो ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी हो। ठीक, तो यहां ये जो फंक्शन है ये यहां पर कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। ठीक, फिर चलते हैं आगे। यहां पर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा इस फंक्शन को ध्यान देके देखिए, मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, नहीं ठीक है, फंक्शन को देखिए यहां पर, ये फंक्शन यहां पर देखिए जो हमारा पहला पॉइंट यहां पर क्या था, फिगर 1 पर एफ ऑफ सी डिफाइन ही नहीं हो रहा था। आप ये थोड़ा इसे ध्यान देकर देखिए, मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया है, फिर ऊपर एक डॉट बना है, इसका मतलब x इज इक्वल टू सी पर हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ x का वैल्यू 10 मिलेगा, मतलब एफ ऑफ सी डिफाइन है। यहाँ पर एफ ऑफ सी डिफाइन है। फिगर, ये हमारा फिगर 1 का ऑब्जर्वेशन है और ये हमारा फिगर 2 का ऑब्जर्वेशन। सो फिगर 2 पर हम क्या देख पा रहे हैं, एफ ऑफ सी हमारा डिफाइंड है। ठीक, एफ ऑफ सी डिफाइंड है, पर एफ ऑफ सी डिफाइन होने पर भी ये फंक्शन आपको ये तो दिख रहा होगा, मैंने जो बोला था फंक्शन सी पर तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि वहां पर गैप हो गया है। ठीक, तो अब हाँ, जो हमने यहां पर जो लिमिट निकाले थे, यहां पर अगर लिमिट निकाले तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर लिमिट क्या मिलेगा, वही लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x, हमें यहां पर भी क्या मिलेगा, वही 7 मिलेगा। पर एफ ऑफ सी हमें क्या मिल रहा है, यहां पर 10 मिल रहा है। ठीक, तो ये जो दोनों केस देखा, दोनों केस में ये तो पता लग रहा है कि फंक्शन यहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए, आप थोड़ा ध्यान देके देखिए, कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर ये जो सर्किल बना हुआ है मैं यहां पर इसे ऐसे ज्वाइन कर लूं, तभी जाकर ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो सवाल ये उठता है, हम यहाँ पर जो हमने मैथमेटिकल डिस्कशन किए, हमने यहाँ पर क्या चेंज करने पर ये जो गैप है ये जॉइंट हो जाएगा, क्या चेंज करने पर, इस फिगर को देखिए आपको पता लग जाएगा। अगर मैं क्या करूं, ये जो ऊपर डॉट है इसे मैं ऐसे नीचे लाकर यहां पर रख दूं,
क्या मैंने बोला, ये जो डॉट है ऊपर, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सी पर क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, ये अगर आकर इसे हम यहां पर लगा देते हैं, मान लीजिए यहां पर फिलअप कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जो यहां पर हो रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, देखिए यहां पर अनडिफाइन हुआ तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये आपको पता लग गया क्योंकि गैप हो जाएगा अनडिफाइन पर। ठीक, फिर नेक्स्ट देखा लिमिट तो एग्जिस्ट किया, पर यहां पर देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट, हाँ लिमिट तो एग्जिस्ट किया पर फंक्शन डिफाइन। पहले तो एक ऑब्जर्वेशन आपको ये पता लग गया कि पहले कॉन्टिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को कोई भी पॉइंट पर, वहां पर फंक्शन को पहले डिफाइन होना पड़ेगा, ये कंपलसरी। अगर डिफाइन नहीं हुआ तो वहां पर एक गैप हो जाएगा, एक होल बन जाएगा वो फंक्शन पर, तो होल बन जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए पहले एक पॉइंट पर, वहां पर वो फंक्शन पहले डिफाइन होना चाहिए, ये बाउंड। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। तो देखिए हम यहाँ धीरे धीरे डेफिनेशन को भी लिखते हैं। तो क्या डेफिनेशन को देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous, said to be continuous at point x is equal to c if first। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहले वो फंक्शन वहां पर डिफाइन होना चाहिए, जो कि लिमिट पर आपको पता है डिफाइन हो या ना हो इसका मतलब कोई नहीं है, डिफाइन ना होने पर भी लिमिट एग्जिस्ट करता था, पर कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले तो वो फंक्शन वही पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, नहीं तो वहां पर हमें जो ग्राफ मिलेगा वहां पर गैप हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ सी का वैल्यू आना चाहिए, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट फिर ये होगा, देखिए ये दोनों पर, यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर देखिए एफ ऑफ सी डिफाइन है, फिर यहां पर देखेंगे तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी अगर निकालोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 मिलेगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल उठता है क्या ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करने से कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हमारे लिए एनफ नहीं है, और भी एक कंडीशन हमें सैटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए यहां पर तो अनडिफाइन है, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का ऑपोजिट हम सीखेंगे, वो बाद में छोड़िए उसे। तो ये जो फंक्शन है ये तो x इज इक्वल टू सी पर डिफाइन नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। फिर चलते हैं आगे, यहां पर देखिए ये डिफाइन भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिफाइन है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो क्यों डिसकंटिन्यूअस है, ये जो ऊपर डिफाइन हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर यहां पर एफ ऑफ सी निकालें तो हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। मैंने बोला था कि अगर इसे हम ऐसे यहां नीचे लाकर यहां पर रख दे तब ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन सॉरी, ये जो होल है वो फिलअप हो जाएगा। तो कैसे होगा, अगर हम यहां पर हमारे पास एफ ऑफ सी का वैल्यू मिल क्या रहा है, यहां पर 10 मिल रहा है अभी, अगर एफ ऑफ सी का वैल्यू 7 हो जाए, अगर एफ ऑफ सी का वैल्यू कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो ये डॉट अपने आप कहां पर चला आ जाएगा, होल पर, तो वहां पर वो फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने से हमें क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसे लिखे कैसे, अब सवाल ये फिर उठता है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां देखोगे तो लिमिट x टेंस टू, अभी अगर इसे हम
अगर यहाँ पर, हाँ यहाँ देख सकते हो, ये अगर हम इसे यहाँ पर लगा लेते हैं तो ऐसा दिखेगा वो। तो यहां देखिए एफ ऑफ सी हमारा 7 है, फिर लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x भी हमारा क्या है 7 है, दोनों 7 है, एफ ऑफ सी भी 7 है, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x भी 7 है। यहां पर क्या हो रहा था, एफ ऑफ सी 10 हो रहा था एंड लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x हमें क्या मिल रहा था 7 मिल रहा था। तो इस कंडीशन पर तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। तो ये जब यहां पर आएगा मतलब एफ ऑफ सी जो 10 है वो जब 7 हो जाएगा तभी जाकर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर और एक कंडीशन क्या होगा, जो लिमिट का वैल्यू आ रहा है वो एफ ऑफ सी के साथ सेम आना चाहिए। जैसे यहां पर 10 आ रहा है इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पा रहा है, तो हमें और एक कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक, यही 3 कंडीशन अगर सैटिस्फाई करता है तभी जाकर हम क्या कह पाएंगे, एक फंक्शन एफ ऑफ x को एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस बोल पाएंगे। ठीक, तो यही डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो पहला चलिए थोड़ा रिकल कर लेते हैं। तो पहला क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे, कोई एक पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूअस पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस वो फंक्शन पर वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको चेक करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर लिमिट फाइंड करना है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये भी आपको चेक करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो लिमिट आपने फाइंड किए थे वो एफ ऑफ सी के साथ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक, अगर वहां से आप बोलोगे सर अगर वहां से कॉन्टिन्यूअस नहीं किया तो क्या बोलेंगे, अगर वहां से कॉन्टिन्यूअस नहीं किया तो बोलेंगे वहां पर अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। क्लियर। ठीक, तो यही हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक पॉइंट पर कब कॉन्टिन्यूअस होता है उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल करूंगा। तो मैंने जो आपको बताया है वो सारे एल्जेब्रा वो जो फॉर्मूले लिखे थे वो आपको याद रख के नेक्स्ट वीडियो वॉच करना है। ठीक, तो अगर फिर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।